हेलो बच्चों, आज हम लोग बोर्ड प्रश्न पत्र 2022 का प्रश्न क्रमांक 2 से प्रश्न क्रमांक 10 तक हल करेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें सेट ए, सेट बी और सेट सी तीनों का प्रश्न क्रमांक 2 से प्रश्न क्रमांक 10वां तक हल रहेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 2 को मैं क्या करूँगा, पहले मैं क्वेश्चन को बुक में लिखूंगा। याद रखिए ना कि ब्लू पेन से क्या करूँगा, मैं सेट ए के क्वेश्चन को, ब्लैक पेन से सेट बी के क्वेश्चन को और रेड पेन से सेट सी के क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। ठीक है, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, जो कुछ कॉन्सेप्ट आएगा उसको मैं पेंसिल के द्वारा समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न 2 को हल करते हैं। तो देखिए प्रश्न 2 को ना क्या बोला, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो बोला जा रहा है के किस मान के लिए समीकरण के मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे यदि। तो के का यहाँ पर हम लोग को मान निकालना है। तो के का हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर मान निकालना है और बताना है कि के का मान यहाँ पर क्या होगा और मूल वास्तविक और बराबर क्या होता है। चलिए इस बारे में कुछ पहले बेसिक समझते हैं, फिर उसके बाद बताता हूँ आप लोगों को। देखिए तो यहाँ पर प्रश्न क्या है, नोट डाउन हो गया है। लेकिन हम लोग समझते हैं, पहले बेसिक को समझते हैं ना कि बेसिक क्या बोला जा रहा है। तो बेसिक इसमें ये बोला जा रहा है ना कि जब भी आएगा ना कि मूल वास्तविक है और बराबर है, तो देखिए क्लास 10th में ना आप लोगों को ना दो तरीके से पढ़ने आता है कि कोई भी अगर हल, तो देखिए ना समीकरण के मूल, तो याद रखिए कि समीकरण, ये याद रखिए कि द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं ना वो 3 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के होते हैं। पहला तरीका क्या है, तो द्विघात समीकरण के मूल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो द्विघात समीकरण के मूल या फिर हल बोल लीजिए या फिर शून्यक बोल लीजिए। तो द्विघात समीकरण के मूल 3 तरीके के होते हैं। तो पहला है इसमें, दूसरा और है तीसरा। देखिए पहला क्या होता है, पहला होता है कि जब d का मान क्या होता है, 0 के बराबर आता है, और जब d का मान क्या होता है, 0 से बड़ा आता है, और जब d का मान क्या आता है, 0 से छोटा आता है। तो सर इसमें बताना क्या चाह रहे हैं, d का मान बड़ा छोटा, d है क्या? तो बच्चे तो d है, d को पहले याद रखिए, d को बोलते हैं विभेदक। क्या बोलते हैं? विभेदक, या फिर बोलते हैं विविक्त कर। डी का सूत्र याद रखिएगा, डी का सूत्र होता है b² - 4ac। मान लेते हैं ना कि एक समीकरण क्या है, एक समीकरण है 4x² - 4x धन 1 बराबर 0। तो यहाँ पर a, b और c का मान निकालते हैं। a, b और c का मान कैसे निकालते हैं? तुलना करके, ax² धन bx धन c बराबर 0 से। तो x² से तुलना हो गया तो a का मान आ गया कितना, 4। x से तुलना हो गया तो b का मान कितना आ गया बच्चे, -4। और c का मान कितना आ गया बच्चे, c का मान आ गया 1। अब यहाँ से d निकाल लो, तो d बराबर होता है b² - 4ac। तो b का मान कितना है, -4, तो -4 का घात 2 -4, a का मान कितना है 4, c का मान कितना है 1। -4 का घात 2 कितना होता है बच्चे, 16 होता है। क्या होता है, 16। और -4 गुणे 4 गुणे 1 होता है 16। 4 को 16 और 1। सर ये कैसे आया, -4 का घात 1 16? तो बच्चे -4 को 2 बार लिखिए, -4 को 2 बार, क्योंकि यहाँ घात 2 है तो 2 बार लिखोगे। तो -4 माइनस माइनस हो गया प्लस, और 4 हो गया 16। तो इसलिए यहाँ पर 16 लिखता हूँ। ठीक है ना, तो 16 में 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो d बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। तो बच्चे जब d बराबर 0 आता है ना, तो इस समय जो समीकरण के जो मूल होते हैं ना वो क्या होते हैं, वास्तविक एवं बराबर होते हैं। तो बोलोगे जब d बराबर 0 है तो मूल क्या होते हैं, मूल वास्तविक एवं बराबर होते हैं, वास्तविक एवं बराबर। हाँ, मूल वास्तविक एवं बराबर, इतना सा। सर d 0 से बड़ा कब आएगा? तो d बच्चे 0 से बड़ा तब आता है। तो इसके लिए भी एक समीकरण समझिए, एक समीकरण लीजिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ है 2x² - 3x धन 1 बराबर 0। जैसे यहाँ पर तुलना करके a, b और c का मान निकाले थे, यहाँ पर भी तुलना करके a, b और c का मान निकालिए। तो x² तुलना हो गया तो a बराबर आ गया 2 में, x से तुलना हो गया तो b बराबर आ गया -3, और c बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ से फिर से d का मान निकालिए। तो d बराबर b² - 4ac। तो b का मान कितना है, -3 का स्क्वायर -4, a का मान है 2 गुणे 1, c का मान 1 था ना, -3 का घात 2। जैसे यहाँ पर -4
का घात 2 था, वैसे यहाँ पर -3 का घात 2 है, तो -3 गुणे -3 माइनस माइनस प्लस, और 3 तिया 9 और 4 दूनी 8, तो 9 में से 8 गया तो 1 आ गया। तो बोलोगे ना कि यहाँ पर क्या है, डी का मान, ऐसे करके यहाँ पर 1 लिखिए और बोलोगे ना कि 1 क्या होता है बच्चे, जीरो से ना बड़ा है। देखिए ऐसा साइड मुंह है इसका, ऐसा साइड मुंह है इसका, मतलब क्या है कि बड़ा मान है। क्या है, बड़ा मान है। तो डी का मान क्या है बच्चे, 0 से बड़ा है, तो डी बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। तो बोलोगे कि डी क्या है, 0 से बड़ा है। तो जब डी 0 से बड़ा होता है ना, तो इस समय जो मूल होते हैं, मूल ये वास्तविक होते हैं। क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं, लेकिन वास्तविक एवं असमान होते हैं। वास्तविक होंगे लेकिन ये क्या होंगे, असमान होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है ना, यहाँ पर मूल था बराबर, वास्तविक और बराबर थे, और यहाँ थे मूल असमान थे। अब जब डी क्या है, 0 से छोटा है, तो यहाँ पर भी एक समीकरण ले लीजिए, जैसे कि है 4x² माइनस x धन 1 बराबर 0। सेम इसी तरीके से x² धन bx धन c बराबर 0। तो यहाँ से a बराबर 4, b बराबर -1, c बराबर 1। समझ में आ गया इतना। तो अब यहाँ पर निकालिए d बराबर, तो d बराबर हो जाएगा b का घात 2 माइनस 4ac। b का मान है -1 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान है 4, c का मान है 1। तो -1 का घात 2, तो मतलब -1 को 2 बार लिखेंगे, तो माइनस माइनस प्लस, 1 एकम 1, 4 चक्को 16, तो 16 में से गया तो कितना आ गया, -15। तो देखिए d का मान 0 से छोटा है, 0 से छोटा मतलब -15 है, तो d का मान क्या है, 0 से छोटा है। तो जब d का मान 0 से छोटा है, इसका मतलब कि यहाँ पर जो मूल होंगे ना, यहाँ पर मूल क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं। मूल काल्पनिक होते हैं एवं असमान होते हैं। क्या होते हैं, असमान। सर ये मूल क्या है और ये असमान क्या है, देखिए ना बच्चे, तो सिंपल समझिए। मूल मतलब होता है कि समीकरण का जब आप हल करेंगे ना, तो क्या क्या आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर x का घात 2 है, x का घात 2 है, x का घात 2 है, मतलब इसके x के 2 मान आएंगे। यहाँ पर भी x का 2 मान आएगा, यहाँ पर भी x का 2 मान आएगा। तो यहाँ पर जो भी x का मान आएगा वो दोनों वास्तविक संख्याएं होंगे, और वो दोनों x का मान बराबर बराबर होंगे। अगर यहाँ पर पहला x का मान 2 है तो दूसरा x का मान भी 2 ही होगा। पहला x का मान अगर -5 है तो दूसरा x का मान भी -5 ही होगा। यहाँ पर भी 2 मूल आएंगे, दोनों मूल वास्तविक संख्या ही होंगे, लेकिन दोनों असमान होंगे। अगर यहाँ पर पहला x का मान 2 आ रहा है तो दूसरा x का मान -5 आ सकता है। पहला x का मान अगर 1 आ रहा है तो दूसरे का x का मान 4 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है ऐसा करके, लेकिन दोनों अलग अलग आएंगे। यहाँ पर x का मान आपको नहीं मिलेगा, मिलेगा आप लोग को, लेकिन वो क्या मिलेगा आप लोग को, काल्पनिक मान मिलेगा। काल्पनिक मान कैसे मिलता है, मान लीजिए कि लिखा हुआ रहेगा एक धनात्मक रूट के अंदर -5 बटे, देखिए इसका मान कैसा निकल सकता है, इसका मान कुछ ऐसा आ सकता है, 1 धनात्मक -15 बटे √15/2, ऐसा करके कुछ भी निकल सकता है। ठीक है ना, ऐसा करके निकलेगा। तो ये एक बार धनात्मक में निकलेगा इसका मान, और एक बार ऐसे करके इसका मान ऋणात्मक निकलेगा। ऐसा मैं एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ निकलेगा, ऐसा ही नहीं निकलेगा, ऐसा ही कुछ निकलेगा। तो इसको आप हल नहीं कर सकते, इसीलिए इसके मूल को क्या बोलते हैं कि इसके मूल जो आते हैं ना, इसके 2 मान जो आएंगे, ये x का पहला मान, ये x का दूसरा मान, इसके दोनों मूल जो आएंगे ना, वो क्या होंगे, काल्पनिक होंगे और असमान होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करना है, हम लोग को ना, मैं बताना ही चाह रहा था ना कि जब मूल वास्तविक और बराबर होते हैं ना, तो उस जगह हम लोग क्या लिखेंगे, d बराबर 0 लिखेंगे। बस यही बताने के लिए आप लोगों ने इतना सारा बताया हूँ ये चीज़। तो ये सब चीज़ आगे काम आएगा। ठीक है ना, आगे जब आप एग्ज़ाम देंगे ना, तो यहाँ पर इससे इन सब में से कुछ ना कुछ एक क्वेश्चन तो जरूर आपका फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर ना मूल वास्तविक में बराबर है, तो बोलोगे कि हल, यहाँ से लिखोगे हल बोलोगे कि चूँकि समीकरण के मूल वास्तविक एवं बराबर है, इसलिए d बराबर 0। समझ में आ गया, d बराबर 0 क्यों लिखा, तो d बराबर 0 इसीलिए लिखा हूँ ना, क्योंकि जब समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर होते हैं ना, तो d बराबर कितना आता है, 0 आता है। तो d बराबर 0 लिख दिया। तो d बराबर क्या होता है, 0 है, तो मैं बोलूँगा कि d का सूत्र होता है b² - 4ac बराबर 0। तो अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ से b का मान निकालना है, a का मान निकालना है और c का मान निकालना है। तो चलिए तब इसको समझते हैं। देखिए हमारा समीकरण क्या दिया था, हमारा समीकरण दिया हुआ था, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है ना, हमारा
क्वेश्चन में समीकरण, हमारे प्रश्न में समीकरण क्या दिया हुआ है, दिए बोलोगे कि दिए गए समीकरण क्या है, के एक्स स्क्वायर धन 4x धन 1 बराबर 0 की तुलना ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर 0 से करने पर हम पाते हैं कि, क्या पाते हैं, ए बराबर बी बराबर सी बराबर। तो तुलना करी, जैसे ये यहाँ पर तुलना करना सिखा रहा था ना कि ए बी और सी का मान कैसे कैसे आया था, ये ए बी और सी का मान ए बी, तो ऐसे निकालना है। तो एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा के, एक्स के बराबर हो जाएगा, तो बी बराबर आ जाएगा 4, तो सी बराबर क्या आ जाएगा 1। तो बस अब समीकरण का मान में रख दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है। तो बोलोगे b का मान कितना है 4 स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है k, c का मान कितना है 1 बराबर 0। तो देखिए अब इसको हल करते हैं ना, देखिए ये हो जाएगा 4 का घात 2 है, मतलब कि 4 को 2 बार लिखना है, तो 4 दूनी 8 नहीं होता है, 4 को 2 बार मतलब कि 4 गुणे 4, 4 गुणे 4 कितना होता है 16 होता है, माइनस 4 के बराबर 0। तो 16 को यहीं छोड़ दीजिए, 4 के को बोलिए कि तुम उधर चले जाओ, तो माइनस 4 के उधर जाएगा तो प्लस 4 के हो जाएगा, ठीक है ना। 16 को यहीं छोड़ दीजिए, के को यहीं छोड़ दीजिए और बोलिए कि 4 तुम मल्टीप्लाई में हो, गुणे में हो, तुम इधर चले जाओ, तो ये भाग में आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 को इससे भाग देंगे, तो आएगा 4 बार में जाएगा और के, तो 4 एकम 4, 4 चौको 16, तो के बराबर कितना आ गया 4 आ गया। तो यहाँ पर उत्तर मत लिख दीजिएगा, यहाँ पर लिखिएगा कि अतः के का मान 4 प्राप्त होता है, लिखिएगा, ठीक है। मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे। तो हम लोग पहले क्या क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि दिए गए समीकरण 9x² धन 3kx धन 4 बराबर 0 की तुलना ax² धन bx धन c बराबर 0 से करने पर हम पाते हैं कि, क्या पाते हैं, हम पाते हैं a बराबर b बराबर c बराबर। तो a बराबर क्या होगा, b बराबर क्या होगा, c बराबर क्या होगा। देखिए x² तुलना हो गया तो a बराबर आ गया 9, x से तुलना हो गया तो b बराबर आ गया 3k और c का मान आ गया 4। अब क्या करेंगे, हमको पता है ना कि चूंकि समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान है, इसलिए d बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो d का मान क्या है बच्चे, d का मान है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है। तो अब देखिए ना b का मान रखेंगे, b का मान कितना है 3k का स्क्वायर माइनस 4a का मान कितना है बच्चे 9, c का मान कितना है बच्चे 4 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 3 तिहाई 9 के स्क्वायर माइनस 4 गुणे 9 गुणे 4 बराबर 0। अब देखिए ना थोड़ा सा ना दिमाग लगाइए ना यहाँ पर, तो बोलोगे क्या दिमाग लगाना है सर, तो दिमाग ये लगाइए ना कि ना यहाँ पर ना 9 के स्क्वायर और इन सब को उधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस में है तो सारा चल जाएगा प्लस में। सर इन लोग का मल्टीप्लाई क्यों नहीं किए बच्चे, मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया ना कि ना यहाँ से 9 और 9 कट जाएगा, तो देखिए तो के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 गुणे 9 गुणे 4 बटे 9, तो 9 से 9 कट गया, तो यहाँ कितना आ गया, देखिए यहाँ पर लिख रहा हूँ ना, यहाँ पर कितना आ गया के स्क्वायर बराबर 4 गुणे 4, तो के को ऐसे छोड़ दीजिए, स्क्वायर को उधर भेज दीजिए, तो स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस और यहाँ पर है 4 गुणे 4, इन दोनों का क्या बन जाएगा, इन दोनों का जोड़ा बन गया, तो इससे एक बाहर निकाल लीजिए, तो के का मान क्या आ गया प्लस माइनस 4 आ गया, के का मान क्या आ गया प्लस माइनस 4 आ गया। तो बच्चे तो अब हम लोग बोलेंगे ना कि अतः के का मान धनात्मक 4 व ऋणात्मक 4 प्राप्त होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सेट सी का सेम ऐसा ही प्रश्न जो होगा ना उसको हल करेंगे। तो चलिए तो उसको हल करते हैं।
देखिए तो सेम सेट सी में एक क्या है, सेट सी में ये तीसरे नंबर पर दिया हुआ है। तो प्रश्न 3 है, के किस मान के लिए समीकरण के मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे। तो सेम यही क्वेश्चन है ना जैसा आप पिछले बार बनाए थे सेट ए और बी में। तो देखिए तो इसके भी यही बोलेंगे कि दिए गए समीकरण क्या है, 16x² धन kx धन 9 बराबर 0 की तुलना ax² धन bx धन c बराबर 0 से करने पर हम पाते हैं कि क्या पाते हैं, तो a बराबर b बराबर c बराबर, तो क्या है देखिए ना, देखिए यहाँ पर ना x² से तुलना हो गया तो a बराबर कितना आ गया 16, समीकरण के मूल वास्तविक एवं बराबर है, इसलिए d बराबर क्या होगा 0 होगा। और d बराबर 0 है तो बोल सकते हैं कि b² माइनस 4ac बराबर 0 है। b का मान कितना है बच्चे, b का मान है k, तो k का स्क्वायर माइनस 4a का मान कितना है बच्चे, a का मान है 16, c का मान कितना है बच्चे, c का मान है 9 बराबर 0। तो k माइनस में सबको उधर लेके चले जाओ, तो आइए थोड़ा समझिए ना, दिमाग लगाया करिए। देखिए स्क्वायर है ना, मतलब कि वर्ग है, उस साइड जाएगा ना तो ये वर्गमूल बन जाएगा, तो वर्गमूल बन गया। और यहाँ पर है 4 गुणे 16 गुणे 9। जरा ये समझिए, 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणे 2। 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, और 9 क्या लिख सकता हूँ, 3 गुणे 3। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर इसका जोड़ा बन गया तो ये बाहर, इसका जोड़ा बन गया तो ये बाहर, इसका जोड़ा बन गया तो ये बाहर, इसका जोड़ा बन गया तो ये बाहर। अगर जोड़ा नहीं बनता तो उसको वर्गमूल के अंदर ही लिखते। 8 और 8 दिया 24, तो इसका आ गया 24। तो बोलोगे अतः उत्तर, ठीक है ना। देखिए ना आप लोग को ना एक ही तरीके का ना 3 क्वेश्चन बताया जा रहा है, जिससे आप लोग का ना ज़्यादा कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा और उसको मतलब कि उस क्वेश्चन से आप कुछ समझ सकेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए आपको लगातार सेट ए का, बी का और सी का बताया जा रहा है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग प्रश्न 3 को हल करते हैं, पहले सेट ए का, फिर बी का, फिर सेट सी का। चलिए हल करते हैं, सेट ए में जाते हैं हम लोग। अब देखिए सेट ए का प्रश्न तीसरा क्या बोल रहा है, प्रश्न तीसरा बोल रहा है निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो देखिए ना आंकड़े जब भी आएगा माध्यिका निकालने के लिए तो करना क्या है, पहले आंकड़ों को गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो सबसे पहले जब ना आंकड़ों को भी गिनने के पहले क्या करें, सबसे पहले इसको घटते या बढ़ते क्रम में लिखिए, जिसमें ही मन करे, या तो घटते या तो बढ़ते। तो चलिए तो मैं लिख देता हूँ बढ़ते क्रम में। तो आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखने पर, आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ये, तो बढ़ते क्रम मतलब होता है छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। तो छोटा नंबर कौन सा है, छोटा नंबर है इसमें 23, फिर है 25, फिर है 23 25 हो गया, फिर उसके बाद है 32, 32 के बाद है 40, 32 के बाद है 38, 32 के बाद है 38, 38 के बाद है 40, 40 के बाद 42, 42 के बाद 45। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कि हम लोगों ने सभी आंकड़ों को लिख लिया है। अब क्या करना है, आंकड़ों को लिखने के बाद ना बच्चे जब इतने को लिख लेंगे तो फिर आप बोलेंगे कि चूँकि n बराबर 7 विषम
संख्या। देखिए यहाँ पर n क्या है, n यहाँ पर आंकड़ों की संख्या है, आंकड़ों की संख्या है। तो बच्चे जब आंकड़ों की संख्या विषम होती है ना तो माध्यिका का सूत्र कुछ और होता है, और जब आंकड़ों की संख्या जब सम होती है तो माध्यिका का सूत्र कुछ और होता है। तो बस आपको मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, सम वाले का बता दूंगा फॉर्मूला। अभी देखिए विषम वाले को पहले हल करते हैं। तो बोलेंगे कि n बराबर 7 है, तो ये क्या है, विषम संख्या है, इसलिए माध्यिका बराबर n धन 1/2 पद। देखिए बहुत आसान है, n का मान है 7 धन 1/2 पद। 7 और 1 8, 8 ऊपर में है नीचे में 2 है, तो 8 लिख लो पहले ना, 8/2 पद। तो 2 एकम 2 चौके, तो 4 बार में, तो मतलब कि चौथा पद, चौथा पद। अब बच्चे देखिए चौथा पद क्या है यहाँ पर, तो चौथा पद अगर आप बोलोगे ना कि पहला दूसरा तीसरा चौथा, मतलब क्या है 38, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 38 आ जाएगा। तो बोलोगे कि अतः दिए गए आंकड़ों की माध्यिका 38 है, ठीक है ना। अब बच्चे अगर मान लो ना कि कहीं पर ना अगर ना इसमें ना सम संख्या रहता, क्या रहता है, सम संख्या, तो अगर यहाँ पर n बराबर 8 रहता या 6 रहता या 10 रहता तो माध्यिका का सूत्र क्या होता है, तो बोलोगे कि माध्यिका बराबर n/2 पद प्लस n/2 प्लस n/2 है ना, पूरे में नहीं है बटे, यहाँ पर याद रखिएगा, प्लस 2 पद बटे 2। ये सूत्र है जब क्या होता, जब n बराबर क्या होता, सम संख्या होता, क्या होता, सम संख्या। लेकिन यहाँ पर सम संख्या है नहीं, यहाँ पर तो विषम संख्या है, तो हम तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब ना यही प्रश्न जो सेट बी में आया है ना उसको हल करते हैं। देखिए ना सेट बी में ना ये जो प्रश्न है ना, ये ना प्रश्न 5वां में पूछा गया है। तो सेट ए में तीसरा पे था, सेट बी में 5वें नंबर पे है। तो ना फिर से इसको वे वैसे ही लिखेंगे आंकड़ों को इस पर ना घटते क्रम में लिख के दिखाते हैं, तो भी आंसर वही आएगा। देखिए घटते में लिखिए चाहे बढ़ते में लिखिए, आंसर हमेशा समान ही आता है, ठीक है ना। इसमें से घटते में लिखना है, घटते मतलब होता है कि बड़े से छोटा लिखना है। तो बड़ा नंबर कौन सा है, इसमें से बड़ा नंबर है 125, फिर है 123, फिर है 125, 123, 117, फिर 115, फिर है 110, फिर है 106, फिर है 102। देखिए ना हमेशा ना इसको ना काउंट कर गिन लिया करिए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कि आपका कोई भी नंबर छूटा नहीं है। तो बोलोगे कि चूँकि n बराबर 7 ये क्या है, विषम संख्या है, क्या है ये, विषम संख्या है, इसलिए माध्यिका का सूत्र हो जाएगा n धन 1/2 पद। सेम इसी तरीके से हल करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, हल करने के बाद चौथा पद क्या आएगा, चौथा पद, और चौथा पद क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 115। तो बोलोगे कि अतः दिए गए आंकड़ों की माध्यिका 115 है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब सेट सी का ऐसा ही प्रश्न को हल करते हैं। देखिए सेट सी में ना ये ना क्या है, 6वें नंबर पे प्रश्न दिया हुआ है। तो बोला जा रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करना है। तो माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आंकड़ों को घटते या बढ़ते क्रम में लिख लेंगे। तो चाहे तो आप घटते में लिखिए चाहे तो बढ़ते में लिखिए, आंसर समान आने वाला है, कुछ चेंजेस नहीं आएगा। तो बोलोगे आंकड़ों को घटते क्रम में लिखने पर तो क्या है, घटते क्रम में, तो घटते मतलब होता है कि बड़े से छोटा लिखना है। तो बड़ा नंबर क्या है यहाँ पर, बड़ा नंबर है 26, 26 को लिख दिए, फिर उसके बाद है 24, 24 को, फिर है 22, 22 को, फिर है 21, 21 को, फिर है 20, 20 को,
फिर है 18, 18 को, फिर है 16, 16 को, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर हो गया। तो बोलोगे कि चूंकि n बराबर 7, या अगर आप n नहीं, मान लो कि n लिखना भूल गए ना, तो बोलोगे कि सिंपल सा, चूंकि आंकड़ों की संख्या बराबर 7 है, 7 है इसी, और जो कि विषम संख्या है, जो कि विषम संख्या है, इसलिए माध्यिका का सूत्र होता है माध्यिका बराबर n धन 1/2वां पद। तो n का मान फिर से वैसे रखेंगे, 7 धन 1/2वां पद। अब फिर से वही ना, 7/1, 7 धन 1 8 होता है, 8/2 कितना होता है 4, तो बोलोगे चौथा पद। बोलोगे ना कि सर यहाँ तो वापत था, यहाँ पर आप चौथा क्या लिख दिए बच्चे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगर यहाँ पर 5 आता ना, तो 5वां पद, 6वां पद, 7वां पद, 8वां पद, 9वां पद, 10वां पद, ऐसा होता। लेकिन यहाँ पर ना चौथा, चौथा, इसीलिए हम लोग चौथा पद लिख रहे हैं। चौथा पद क्या है यहाँ पर, 1 2 3 4 21 है, मतलब कि 21 आपका उत्तर हो जाएगा। तो बोलोगे अतः दिए गए आंकड़ों की माध्यिका 21 है। चलिए अब हम लोग सेट ए का प्रश्न चौथा को हल करते हैं। देखिए प्रश्न चौथा क्या बोल रहा है, प्रश्न चौथा बोला जा रहा है, जांचिए कि क्या gx px का एक गुणनखंड है यदि gx बराबर इतना और px बराबर इतना है। तो बच्चे जब भी जांच करने के लिए आता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, gx की जगह ना 0 रखते हैं। तो बोलेंगे कि यदि gx px का एक गुणनखंड है तब gx बराबर 0। अगर gx ना px का एक गुणनखंड है तो gx बराबर कितना होगा, 0 होगा। तो gx का मान कितना है, gx का मान है x माइनस 3, ये हो जाएगा 0 के बराबर। तो यहाँ से x का मान निकल करके आएगा धनात्मक में 3। देखिए ये -3 है ना बच्चे, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, इसीलिए x का मान कितना आ गया, +3 आ गया। अब x का मान px में रखेंगे तो बोलेंगे कि चूंकि px बराबर x का घात 3 माइनस 4 x स्क्वायर धन x धन 6 है, तो इसीलिए p3 x पर क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। तो 3 का घात 3 माइनस 4 एक्स स्क्वायर, और 4 के बीच में गुणे का चिन्ह है, तो गुणे, सर यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा है बच्चे, कुछ दिख नहीं रहा है, तब भी क्या रहता है, यहाँ पर गुणे का चिन्ह रहता है। यहाँ पर 3 का घात 2 धन 3 धन 6। तो बच्चे अब जरा बताइए कि 3 का घात 3 कितना होता है। तो बच्चे 3 का घात 3, 3 तिया 9, ये कभी मत बोलिएगा ना। 3 का घात 3 का मतलब है, 3 का घात 3 का मतलब है 3 को 3 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है, 3 बार। 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो कितना आंसर आएगा इसका, 27, ठीक है ना। अब -4, 3 का घात 2, 3 का घात 2, 3 दूनी 6 बिल्कुल नहीं होता है। 3 का घात 2 का मतलब होता है 3 को 2 बार लिखना है, तो 3 तिया 9, कितना आ गया, 9 आ गया। और धन 3 धन 6, यहाँ देखिएगा तो 27, 27 लिख दिया, 9 चौको 36, 36 लिख दिया, प्लस 3 और 3, 3 और 6 9। आगे देखिएगा 27 में से 36 जाएगा ना, तो कितना आएगा, माइनस में 9। सर माइनस में क्यों, क्योंकि बड़ा संख्या क्या है, 36 माइनस में, इसलिए माइनस में लिख दिया। और यहाँ पर +9 है, तो -9 + 9 क्या हो गया, 0 हो गया। तो बोलोगे कि ना px बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। अगर 0 आता है ना, तो ना gx px का एक गुणनखंड होता है। तो बोलोगे कि चूंकि p3 बराबर 0 है, इसीलिए gx px का एक गुणनखंड है, और ये आ गया आपका उत्तर, ठीक है। चलिए हम लोग ऐसा ही प्रश्न जो सेट बी में आया है ना, उसको हल करने की कोशिश करते हैं, उसको समझते हैं। देखिए अब ना सेट बी में ना ये एक प्रश्न जो है ना, ये ना प्रश्न दूसरे पे है, तो इसलिए दूसरा नंबर लिखा हूँ, ठीक है। तो देखिए ना, तो इसको हल करते हैं, तो इसमें भी वही क्वेश्चन है। तो हम लोग फिर से यही बोलेंगे ना कि यदि gx px का एक
गुणनखंड है तब gx बराबर 0। अब gx का मान क्या है यहाँ पर x धन 4, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? +4 इधर गया तो -4 आ गया इस बार। तो अब फिर से क्या करेंगे हम लोग, px का जो वैल्यू है ना, ये px का वैल्यू इसमें x बराबर -4 रख देंगे। तो बोलेंगे कि चूँकि px बराबर x का घात 2 धन 2x -1 है, इसलिए px का मान क्या है -4। तो बोलेंगे -4 का घात 2 धन 2 गुणे -4 -1। तो ज़रा बच्चे समझिएगा। अब ना यहाँ पर लिख रहा हूँ, आगे लिख रहा हूँ। देखिए -4 का घात 2 कितना होता है, तो बोलेंगे -4 का घात 2 -8 नहीं होता है, -4 गुणे -4, माइनस माइनस होता है प्लस, और 4 चौको होता है 16। कितना होता है? +16 होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिखिए +16, और यहाँ पर देखिएगा प्लस माइनस होता है माइनस, 4 दूनी 8, और यहाँ पर -1 था। 16 में से 8 जाएगा, 16 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा? 8 आएगा। यहाँ पर -1 पहले से ही था, 8 में से 1 गया तो कितना आ गया? 7 आ गया। तो यहाँ पर 0 आया क्या? p-4 0 आया क्या? नहीं आया। तो मतलब कि gx px का एक गुणनखंड नहीं है। तो बोलोगे कि चूँकि p-4 बराबर नहीं है 0 के, इसलिए gx px का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, और ये आपका हो गया उत्तर। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग इसी का ना सेट सी में वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ना, सेट सी में ना ये ना प्रश्न क्रमांक दूसरे पे था, तो इसको भी हल करते हैं वैसे ही, सेम वही क्वेश्चन, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। तो बोलेंगे कि यदि gx px का एक गुणनखंड है तब gx बराबर 0। अब रखिए यहाँ पर gx क्या है? x धन 1 बराबर 0। तो यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा? -1। तो जैसे कि यहाँ पर रखे थे, आया था -4, तो -4 रखे थे। अब यहाँ पर आया है -1, तो -1 इसमें रखेंगे। तो बोलेंगे कि चूँकि px बराबर x का घात 3 धन 2x² -2x -1 है, इतना है, इसलिए x का घात -1 बराबर -1 का घात 3 धन 2, इन दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह है ना, तो गुणे -1 का घात 2 -2 गुणे -1। ठीक है ना। तो अब देखिए बच्चे, -1 का घात 3 कितना होता है? तो -1 का घात 3, 3 एकम 3 बिल्कुल नहीं होता है। ये क्या होता है? -1 को 3 बार लिखना है, -1 गुणे -1 गुणे -1। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो यहाँ से तो ये दोनों तो प्लस हो गया, बचे गया माइनस, तो माइनस लिख देंगे। ठीक है। और 1 गुणे 1 गुणे 1 1 होता है। 1 को चाहे आप 1 बार लिखिए, चाहे 10 बार लिखिए, चाहे 1000 बार लिखिए, हमेशा आंसर 1 ही आता है। तो यहाँ पर कितना आ गया? यहाँ पर आ गया -1। ठीक है ना। अब प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, अब गुणे -1 का घात 2, सेम ऐसे ही करेंगे, -1 गुणे -1, माइनस माइनस हो गया प्लस, 1 एकम 1। तो कितना आ गया? हल करने पर आ गया धनात्मक में 1, और यहाँ पर है माइनस माइनस प्लस, 2 एकम 2, और यहाँ पर है -1। यहाँ देखिएगा, -1 को लिख दिए -1, 2 एकम 2 को लिख दिए 2, यहाँ पर लिख दिए 2, और यहाँ पर है पहले से ही -1। देखेंगे ना, तो इसको हल करेंगे, हल करने में पता चलता है कि यहाँ पर आता है -1 धन 2, ये होता है धनात्मक में 1, और -2 धन 1, ये होता है धनात्मक में 1। धनात्मक 1 धन धनात्मक 1 होता है 2। कभी भी ना धनात्मक साइन ना आगे में नहीं लगाते हैं, पहले संख्या के सबसे पहली संख्या के आगे में ना कभी भी धनात्मक साइन लगाते नहीं हैं। यहाँ लगा दिया हूँ तो आप मत लगाइए कभी, ठीक है ना। यहाँ मत लगाइएगा। तो कितना आ गया? 2 आ गया। तो यहाँ पर 0 आया क्या? नहीं आया। तो यहाँ पर भी 0 नहीं आया था, तो ये क्या था? ये गुणनखंड नहीं था। तो बोलोगे कि चूँकि p
दो बराबर नहीं है जीरो के, चूँकि p बराबर 2 बराबर नहीं है जीरो के, इसलिए जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड नहीं है। ये हो गया उत्तर। ठीक है। देखिए ना, इस लाइन को ना आप ना नीचे भी लिख सकते हैं यहाँ पर, और इस लाइन को आप नीचे लिख करके करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सेट ए का 5वां प्रश्न को देखते हैं। देखिए अब प्रश्न 5वां क्या बोला जा रहा है। प्रश्न 5वां बोला जा रहा है मूल बिंदु से 2,2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो मूल बिंदु से ज्ञात करना है ना, तो बोलते हैं हम लोग मानते हैं कि माना पहले मान लीजिए कि माना प्रथम बिंदु, या सिंपल दिया है प्रथम बिंदु, दिया है प्रथम बिंदु 2,2 तथा मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। याद रखिए बच्चे, ये क्वेश्चन जरूर आएगा ना कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होता है। तो आप बोलोगे 0,0 होता है। ये आ सकता है सत्य और असत्य में। आ जाएगा कि मूल बिंदु के निर्देशांक x, y होता है, तो आप बोलिएगा असत्य, 0,0 होता है। ठीक है ना। तो देखिए इतना लिखने के बाद हम लोग यहाँ से निकालते हैं x का मान, y का मान, x का मान, y का मान। सर कैसे निकालेंगे x और y का मान। तो बच्चे देखिए बहुत आसान है x और y का मान निकालना। तो मैंने आप लोग को बताया था ना कि ना जो ये प्रथम मान जो रहता है ना, पहला मान, वो हमेशा किसका रहता है, x का, और ये किसका रहता है, ये y का रहता है। तो यहाँ पर भी पहला मान जो है वो x का है और द्वितीय मान जो है वो y का है। तो यहाँ पे रख दो, पहला मान रख दोगे x का, दूसरा मान y का, पहला मान x का, दूसरा मान y का। ये प्रथम बिंदु था, इसलिए इन दोनों में प्रथम। ये दूसरा बिंदु है, इसलिए यहाँ पर द्वितीय। तो बोला जा रहा है कि बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो याद रखिए दूरी का सूत्र होता है दूरी बराबर √ x2 - x1 का स्क्वायर धन y2 - y1 का स्क्वायर। देखिए तो यहाँ पर ना नीचे बना करके मैं यहाँ पर आगे बना रहा हूँ, लेकिन आप लोग क्या करिएगा, नीचे बनाइएगा। ठीक है ना। x2 देखिए कितना है, x2 है 0 माइनस x1 कितना है, x1 है 2 का स्क्वायर धन y2 कितना है 0, y1 कितना है 2 का स्क्वायर। ठीक है ना। इसको इसके नीचे, फिर यहाँ जो लिख रहा हूँ उसको भी इसके नीचे। ठीक है। तो 0 - 2, तो मतलब कि 0 में 2 को घटाएंगे ना तो कितना आता है, -2 आता है। तो -2 का घात 2 धन 0 - 2 कितना होएगा, -2 का घात 2। अब देखिए आगे यहाँ पर ना, अब इसको ऐसे यहाँ बनाइएगा, इसको यहाँ बनाइएगा। तो अब इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, हल करने पर कितना आया, तो -2 का घात 2 कितना होता है। तो बच्चे याद रखिएगा -2 का घात 2 -4 नहीं होता है, ऐसे मत करिएगा। -2 × 2 4, -2 का घात 2 का मतलब होता है -2 को 2 बार लिखना है। तो माइनस माइनस प्लस और 2 दूनी 4, तो कितना आ गया, इसको हल करने पर आ गया 4। और यहाँ पर हल करेंगे तो यहाँ पर भी कितना आएगा 4। सेम है ना, दोनों नंबर समान इसलिए। तो 4 और 4 हो गया 8। जब इसको हल करेंगे 8 को तो आएगा 2 × 2 हल मतलब होता है अभाज्य गुणनखंड निकालना है कुछ इस तरीके से। 8 का है तो 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में। तो इन दोनों का जोड़ा बन गया, तो इसको बोल दो कि तुम बाहर जाओ। इसका जोड़ा नहीं बना तो इसको बोलो कि तुम अंदर ही रहो। तो इसको अंदर रख दिए, तो यहाँ पर कितना आ गया, इकाई। ठीक है ना। तो बोलोगे कि अतः दिए गए बिंदु की मूल बिंदु से दूरी 2√2 इकाई है। ये हो गया उत्तर। ठीक है। अब ऐसा ही प्रश्न जो सेट बी में आया है उसको समझते हैं। देखिए अब क्या है, अब है सेम यही प्रश्न जो सेट बी में है, वो ये प्रश्न 6वें पे लिखा हुआ है कि मूल बिंदु से बिंदु 5,1 के बीच की दूरी ज्ञात करिए। तो यही लिखेंगे हम लोग जो यहाँ पर लिखे थे कि दिया है प्रथम बिंदु
प्रथम बिंदु क्या दिया हुआ है 5,1 तथा द्वितीय मूल तथा द्वितीय बिंदु मतलब मूल बिंदु के निर्देशांक लिख लीजिए या सिंपल सा लिख लीजिए मूल बिंदु 0,0 है। तो यहाँ पर फिर से हम लोग बोलेंगे कि x1 बराबर y1 बराबर, तो ये हो गया x1, ये हो गया y1, फिर x2 बराबर ये हो गया x2, ये हो गया y2। जैसे इसमें बनाए थे ना सेम वैसे तरीके से इसमें बनाना है। फिर अब हम लोग बोलेंगे कि दूरी का सूत्र होता है, दूरी बराबर होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर धन y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो चलिए रखते हैं, x2 का मान है 0 माइनस x1 का मान है 5 का स्क्वायर धन y2 का मान है 0, y1 का मान है 1 स्क्वायर। आगे देखिए 0 माइनस 5 कितना होता है, 0 माइनस 5, 0 में से 5 घटाएंगे ना तो -5 आता है, -5 का घात 2 प्लस 0 में से एक को घटाएंगे तो कितना आता है -1 का घात 2। बच्चे याद रखिए ना, यहाँ पर याद रखिए कि -5 का घात 2 कितना होता है, -5 दूनी 10 बिल्कुल नहीं होता है, -5 को 2 बार लिखना है। तो माइनस माइनस प्लस 5 25 कितना आ गया 25 आ गया। तो यहाँ पर बोलोगे कि 25 आ गया इसको हल करके। फिर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है बीच में, तो बीच में प्लस का चिन्ह, -1 का घात 2, -1 को 2 बार लिखना है, -1 गुणे -1, माइनस माइनस प्लस 1 एकम 1, तो कितना आ गया इसको 1 आ गया। तो 25 और 1 कितना हो जाएगा, 25 और 1 हो जाएगा। यहाँ पर लिख रहा हूँ ना, देखिए ना, इसको यहाँ लिखिएगा, इसको यहाँ लिखिएगा, इसको यहाँ लिखिएगा, ऐसे नीचे लिखते आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 25 और 1 26, तो 26, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 26 इकाई। आप बोलोगे सर इसको भी ऐसे करके लिखे ना तोड़ करके, बच्चे इसको तोड़ूंगा भी ना तो टूटेगा नहीं। कैसे नहीं टूटेगा, देखिएगा यहाँ पर अगर मैं 26 को तोड़ रहा हूँ तो 2 के पहाड़े में 13 बार में, फिर 13 के पहाड़े में 1 बार में, इसमें किसी का जोड़ा बनेगा नहीं, जोड़ा बनेगा नहीं तो बाहर निकलेगा नहीं, और बाहर नहीं निकलेगा तो ऐसा करके बनेगा नहीं। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको यहीं पर छोड़ देंगे। तो बोलेंगे कि अतः दिए गए बिंदु की मूल बिंदु से दूरी √26 इकाई है, और ये आ गया आपका उत्तर। ठीक है ना, यहाँ पर अच्छे से लिखिएगा। ठीक है, चलिए अब यही प्रश्न जो सेट सी में आया है उसको हल करते हैं। देखिए ना, इसमें प्रश्न है, चौथे नंबर पे प्रश्न था, मूल बिंदु से बिंदु इतने के बीच की दूरी ज्ञात करिए। देखिए ना बच्चों, आपको ना फिर से बता रहा हूँ कि ना सेट ए के बाद बी, बी के बाद सी सॉल्व कराने का मकसद मेरा यही है ना, ताकि आप अगर सेट ए के क्वेश्चन को समझ लेते हैं ना तो बी और सी आप खुद से बनाने की कोशिश करिए और उसके बाद वीडियो को आगे प्ले किया करिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि ना बस वीडियो सॉल्यूशन तो है ही तो हम प्ले करके देखते जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है ना। पहले ना इसको खुद से बनाना है, फिर आगे देखना है कि तुमने सही बनाया है नहीं बनाया है, बनाया है गलत तो कहाँ पर गलती बनाया है। तो अगर आप ऐसा करोगे ना तो ना आपसे ना एग्जाम में ना गलती वो नहीं होगा, आपको याद रहेगा कि हाँ मैंने यहाँ पर गलती किया था तो इसको ऐसे सॉल्व करना है, तो सही हो जाएगा। चलिए ठीक ना, इसको हल करते हैं। तो बोलोगे कि दिया है प्रथम बिंदु क्या दिया है 4,3 तथा द्वितीय मूल बिंदु, और दूसरा बिंदु क्या है, मूल बिंदु है 0,0। ठीक है ना, तो हम लोग बोलेंगे कि x बराबर y बराबर x बराबर y बराबर, देखिए ना जो पहला मान रहता है ना बच्चों, किसका मान रहता है, x का मान रहता है। देखिए ना यहाँ पर जो पहला मान है ना, ये प्रथम बिंदु का जो पहला मान है ये हमेशा मान किसका रहता है, x का, और ये किसका रहता है, y का। वैसे ही ये किसका है, x का, ये किसका है, y का। तो देखिए ये प्रथम बिंदु है, क्या है ये प्रथम बिंदु है, इसलिए यहाँ 1 1, ये दूसरा बिंदु है इसलिए यहाँ पर 2 और 2। तो पहला बिंदु है तो यहाँ पर पहला मान x का, दूसरा मान y का, पहला मान x का, दूसरा मान y का। आई थिंक आपको इसको तो निकालने में कोई दिक्कत नहीं आता होगा। तो अब हमको क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो दूरी का सूत्र आप लोग याद रखिए ना, दूरी से एक प्रश्न आएगा ही आएगा कि दूरी बराबर दूरी निकालिए। तो दूरी का सूत्र होता है
x2 माइनस x1 का घात 2 धन y2 माइनस y1 का घात 2। तो बोलोगे कि x2 कितना है 0, x1 कितना है 4 घात 2, y2 कितना है 0, y1 कितना है -3 घात 2। माइनस से नहीं है, माइनस तो यहाँ पर था, y1 का मान कितना है 3 है। तो इसको जब हल करोगे तो 0 में से -4 घटाओगे ना, 0 में से 4 घटाओगे ना तो कितना आएगा -4 का घात 2, और 0 में 3 घटाओगे तो कितना आएगा -3 का घात 2। अब -4 को 2 बार लिखोगे ना, तो -4 को 2 बार लिखने पर ना कितना आएगा, -4 गुणे -4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 दू चौको 16, तो कितना आ गया ये 16 आ गया। फिर प्लस है, -3 को 2 बार लिखोगे तो -3 गुणे -3, 3 गुणे 3 9, और माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया +9। अगर कोई बच्चा सोचेगा ना कि मैं ना क्या सर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ -4 का घात 2 प्लस -3 का घात 2, तो कभी नहीं, ये गलत है लिखना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका मतलब ये है ना कि माइनस पे माइनस तो ऐसे ही है, और 4 पर घात है, बस 4 पर घात है, तो 4 चौको 16, इसका मतलब कि इसका ये मान होगा, और प्लस माइनस माइनस हो गया, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 3 का घात 2 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आंसर आएगा, जो लिखना बिल्कुल गलत है। यहाँ पर अगर घात 2 है ना तो यहाँ पर कोष्टक लगाना बहुत ज़रूरी है। तो 25 16 और 9, 16 और 9 को मिलाने पे कितना होता है 25 होता है, और 25 को जब आप तोड़ोगे ना भाज्य गुणनखंड तो ये आएगा 5 गुणे 5, और जब आप इसका निकालोगे जोड़ा में से एक बाहर तो यहाँ जाएगा 5 और यहाँ जाएगा इकाई। ठीक है सर, ये कैसे आया 25 का 5 5? तो देखिए ऐसे आया है ना, 25 पचम 25 पचम एक बार में, यहाँ पर 2 बार आया है तो इसलिए 2 बार लिख दिए करके। ठीक है, तो यहाँ पे 5 इकाई आ गया, तो बोलोगे अतः दिए गए बिंदु की मूल बिंदु से दूरी 5 इकाई है, और ये आ गया आपका उत्तर। ठीक है, चलिए अब हम लोग सेट ए का प्रश्न 6वां को हल करते हैं। देखिए ना, यहाँ पर प्रश्न 6वां क्या बोला जा रहा है, प्रश्न 6वां बोला जा रहा है 4 tan 70 गुणे tan 20 अंश का मान ज्ञात करिए। तो बच्चे देखिए, कभी ना तो आपने 70 का मान पढ़ा है, ना तो कभी 20 का मान पढ़ा है, तो डरने की कोई बात नहीं है, अगर नहीं पढ़ा तो भी बनेगा। देखिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी कुछ अजीबोगरीब अंश में आ जाता है ना मान, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चेक करते हैं क्या कभी दोनों को जोड़ने से 90 बन रहा है क्या। तो देखिए ना, दोनों को जोड़ने से क्या बन रहा है, 90 बन रहा है। अगर 90 बनता है ना तो क्या करते हैं, एक ट्रिक होता है, उस ट्रिक को फॉलो करते हैं। तो क्या है वो ट्रिक? वो ट्रिक है कि ना हम लोग क्या करते हैं, 4 को 4 लिखते हैं, 10 को 10 लिखते हैं, 70। अब आप समझिए ना कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि 70 + 20 को जोड़ा मैं तो कितना आ गया, 90 आ गया। तो मैं 70 कैसा लिख सकता हूँ, 70 = 90 - 20, प्लस 20 को मैं इधर भेज दिया, ये हो गया -20। बच्चे रफ कार्य में करिए, कहाँ करिएगा, ये रफ कार्य है, आप लोग को सिखाने के लिए ऐसा बता रहा हूँ ना। ठीक है, तो 70 को आपने क्या लिख दिया, 90 - 20 अंश। ठीक है ना, यहाँ पर अंश 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 अंश, ठीक है ना, और यहाँ पर गुणे में tan 20 तो था ही। ठीक है, तो अब यहाँ पर याद रखिए बच्चे, बराबर का चिन्ह है, 4 को 4 tan 90 - थीटा, tan 90 - थीटा ये होता है cot थीटा, और थीटा का मान है 20 अंश, तो 20 अंश लिखिएगा, और यहाँ पर है tan 20 अंश। अब बच्चे याद रखिए, यहाँ पर जो सूत्र यूज़ किए हैं ना, या जो फॉर्मूला यूज़ किए हैं, क्या यूज़ किए हैं, हम लोग जानते हैं कि tan 90 - थीटा ये होता है cot थीटा के। तो ना अगर यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर थीटा रहेगा, अगर यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर 10 रहेगा, अगर यहाँ पर 20 है तो यहाँ पर 20 रहेगा, इसलिए यहाँ पर 20 था तो 20 लिखा हो। ठीक है, तो अब एक और ये भी याद रखिए कि tan और cot ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो यहाँ से हल करने का 2 तरीका है। पहला तरीका बता रहा हूँ, पहला तरीका 4 tan और cot एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो cot को तो लिख दीजिए cot 20 डिग्री गुणे tan cot का उल्टा होता है, उल्टा मतलब कि ये 1/cot 20 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आप बोलोगे कि cot 20 से cot 20 क्या हो गया, कट गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4 गुणे 1, 4 एकम 4,
या तो ऐसे हल कर सकते हो या फिर ऐसे हल कर सकते हो, या फिर ऐसे हल कर सकते हो। इसके बाद यहाँ था 4 कॉट 20 अंश गुणे tan 20 अंश। 4 को तो 4 लिख दिया। बच्चे याद रखो कि कॉट थीटा गुणे tan थीटा, कॉट थीटा गुणे tan थीटा ये क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो 4 एकम 4, आंसर तभी भी 4 आएगा। तो उत्तर तो इसका 4 ही आने वाला है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज़ हुआ है, यहाँ पर फॉर्मूला क्या यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर बोलोगे कि चूँकि tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा के, ठीक है ना। यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज़ हुआ है। अगर यहाँ पर थीटा की जगह tan है तो यहाँ भी tan, अगर यहाँ पर अगर यहाँ पर 20 है तो यहाँ भी 20, यहाँ 30 है तो यहाँ भी 30, यहाँ पर 20 था तो मैं नीचे में भी 20 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा सूत्र यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर सूत्र यूज़ हुआ है कि tan थीटा गुणे कॉट थीटा बराबर 1 होता है। अगर यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर भी 10, अगर यहाँ पर 20 है तो यहाँ पर भी 20। जब ऐसा रहता है तो इसका मान कितना होता है, 1 आता है। देखो यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 20, मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पर बोलोगे कि अतः 4 tan 70 डिग्री गुणे tan 20 डिग्री का मान 4 प्राप्त होता है। और ये आ गया आपका उत्तर, ठीक है। चलिए अब हम लोग प्रश्न 6वां के जैसा ही जो सेट बी में आया है उसको हल करते हैं। देखिए ना, अब इसको कैसे हल करना है, तो ये भी ना वैसे ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 2 को 2 लिख दिया, कॉस को कॉस लिख दिया। अरे 40 और 50 को तो हम लोगों ने कभी पढ़ा ही नहीं है। तो बच्चे पढ़ा नहीं है ना, तो डरने की बात नहीं है। तो करना क्या है, हम जानते हैं कि 40 और 50 को जोड़ने पे कितना आएगा, 90 आएगा। तो हम बोल देंगे ऐसे करके कि 40 धन 50 को जोड़ने पे कितना आता है, 90 आता है। तो 40 कहीं पर छोड़ देता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 90 प्लस 50 है, इधर जाएगा तो -50। समझ में आ गया। इसको इतना लिख सकता हूँ ना, तो बस इसको भी ऐसे लिख लो, 40 की जगह लिख लो 90 - 50। क्या लिख लो, 90 - 50 अंश, ठीक है। और यहाँ पर गुणे कॉसेक 50 अंश। अब यहाँ पर 2 को तो 2 लिख लो, कॉस 90 - थीटा, कॉस 90 - थीटा ये होता है साइन थीटा। थीटा की जगह कितना है, 50 है, 50 लिख दिए, ठीक है। और यहाँ पर गुणे कॉसेक 50 अंश। तो यहाँ पर कौन सा सूत्र यूज़ किए हो, यहाँ पर जो सूत्र यूज़ किए हो उस सूत्र को लिखना बहुत ज़रूरी है। बोलोगे चूँकि कॉस 90 - थीटा बराबर होता है साइन थीटा के। अगर यहाँ पर थीटा की जगह 10 है तो यहाँ पर भी 10, यहाँ 20 है तो 20, 30 तो 30, 40 तो 40, 50 तो 50। देखिए 50 है तो 50 लिख दिया। अब यहाँ पर 2 साइन 50 डिग्री गुणे कॉसेक 50 डिग्री, तो यहाँ पर भी हल करने का 2 तरीका है। तो बोलोगे कि साइन को तो साइन लिख दिया 50 डिग्री गुणे कॉसेक और साइन दोनों क्या होते हैं, उल्टे उल्टे होते हैं एक दूसरे के। तो कॉसेक की जगह लिख सकता हूँ 1/sin 50 अंश, ठीक है। समझ में आ गया, कॉसेक साइन का उल्टा होता है तो इसको ऐसा लिख दिया। अब बोलोगे कि साइन और साइन क्या होगा, दोनों कट गया, तो क्योंकि दोनों क्या है, समान समान है। तो यहाँ से आ जाएगा 2 गुणे 1 बराबर 2। आपका 2 क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप ऐसा भी हल कर सकते थे, या आप हल कर सकते थे यहाँ से कि 2, यहाँ से आप ऐसे भी हल कर सकते थे कि यहाँ पर है 2 साइन 50 अंश गुणे कॉसेक 50 अंश। तो आपको पता होना चाहिए ना कि ना साइन थीटा गुणे कॉसेक थीटा, साइन थीटा गुणे कॉसेक थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो 2 गुणे 1 2 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो सूत्र यूज़ किए हैं उस सूत्र को लिखिएगा। यहाँ पर कौन सूत्र यूज़ किए हैं, यहाँ पर सूत्र यूज़ किए हैं कि चूँकि कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा। अगर यहाँ पर 10 है तो यहाँ भी 10, 20 20, 30 30, 40 40, 50 50, तो यहाँ 50 है तो 50 लिख दिया। और यहाँ पर सूत्र कौन सा यूज़ किए हैं, अगर आपको ये बनाना है ये मेथड तो ये पूरा लिखिएगा, बनाना है ये मेथड तो यहाँ तक तो लिखिएगा, उसके बाद इन 3 लाइन के जगह ये 3 लाइन लिखिएगा, ठीक है। बोलोगे कि साइन थीटा गुणे कॉसेक थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो अब यहाँ पर सिंपल सा बोल दीजिए। इतना बनाने के बाद बोलेगा कि अतः 2 कॉस 40 अंश गुणे कॉसेक 50 अंश का मान 2 प्राप्त होता है। और ये आपका क्या आ गया, उत्तर आ गया,
ठीक ना, यहाँ पर उत्तर। चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग सेट सी के प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए अब सेट सी में ये प्रश्न 5वें नंबर पे था, तो इसमें बोला जा रहा है कि 3 साइन 10 अंश गुणे कॉस सेक 80 अंश का मान ज्ञात करिए। सर यहाँ तो गुणे तो है नहीं बच्चे, कुछ नहीं लिखा है ना, तो गुणा ही रहता है यहाँ पर, ऐसे करके गुणे का चिन्ह है, ठीक है ना, दो संख्याओं के बीच में, या फिर एक पॉइंट लगा है, एक दशमलव लगा है ना, ऐसा करके, तो भी क्या है वो गुणे का चिन्ह है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिर से वैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे बराबर 3 साइन। अब देखेंगे कि अरे 10 और 80 आ गया, तो 10 और 80 कैसे हल करेंगे, तो अब आप बोलोगे कि 10 धन 80 बराबर होता है 90, होता है ना, 10 धन 80 बराबर कितना होता है 90 होता है। तो आप बोलोगे कि 10 को 10 लिख दिए, यहाँ 90 माइनस 80, देखिए 80 को उधर भेज देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, इसीलिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग अब बोलेंगे कि 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं 90 माइनस 80 अंश, तो 90 माइनस 80 अंश, और यहाँ पर गुणे करके, यहाँ गुणे का चिन्ह लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, तो गुणे लगा ही लो, ज़्यादा समझ में आएगा, सेक 80 अंश। फिर यहाँ पर 3 को 3 लिख दिए, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा ये क्या होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा होता है बच्चे 80 अंश, ठीक ना। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है, और यहाँ पर गुणे करके सेक 80 अंश तो पहले से ही था। तो यहाँ पर जो सूत्र यूज़ किए उस सूत्र को लिखो, तो बोलोगे कि सर साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के, थीटा की जगह 10 तो 10, 20 तो 20, 50 तो 50, 70 70, 80 तो 80, तो यहाँ पर क्या था 80 तो 80 लिख दिया। फिर आगे में बोलोगे 3 तो 3, कॉस 80 तो कॉस 80, सेक को क्या लिख सकते हो, 1/कॉस 80। सर कैसे लिख दिए बच्चे, जैसे यहाँ पर कॉट और टेन उल्टे उल्टे होते हैं, यहाँ पर साइन और कॉसेक उल्टे उल्टे होते हैं, सॉरी साइन और कॉसेक उल्टे उल्टे होते हैं, वैसे ही यहाँ पर कॉस और सेक भी क्या होते हैं, उल्टे उल्टे होते हैं। तो यहाँ पर उल्टा था तो ये लिख दिया, तो यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, ऐसे करके कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया 3 गुणे 1 बराबर 3। तो आप यहाँ पर बोलोगे, जो यूज़ किए हो, बोलोगे कि चूँकि सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा होता है, यहाँ पर थीटा की जगह 10 तो यहाँ भी 10, यहाँ 50 तो यहाँ 50, यहाँ 70 तो यहाँ 70, यहाँ 80 तो यहाँ 80, तो ऐसे ही लिखा हूँ, ठीक है ना। तो अब आप इसके बाद सेम जैसे कि इसके लिए भी एक अलग मेथड यहाँ से बनाए थे, इसके लिए भी अलग मेथड इधर नीचे में बनाए हैं, तो इसके लिए भी अलग मेथड बना सकते हैं कि, या आप बोल सकते हैं यहाँ से कि 3 कॉस 80 अंश गुणे सेक 80 अंश। तो आप बोलेंगे कि 3 को तो 3 लिख दिया, कॉस थीटा गुणे सेक थीटा कितना होता है 1 होता है, तो 3 गुणे 1 3 हो गया, तो ये आपका उत्तर आ जाएगा। तो बोलोगे कि अतः 3 साइन 10 अंश गुणे सेक 80 अंश का मान 3 प्राप्त होता है, और यहाँ पर क्या गया, उत्तर आ गया। यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज़ किए हो वो भी लिख दो, बोलोगे कि चूँकि कॉस थीटा गुणे सेक थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो ये आपका उत्तर आ गया। चलिए अब हम लोग सेट ए का प्रश्न 7वां को हल करते हैं। देखिए ना, अब प्रश्न क्रमांक 7वां क्या है, 7वां बोला जा रहा है कि 17 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन। तो बच्चे बेलन का नाम आ गया ना, तो आपको पहले एक बेलन बनाना पड़ेगा। सर एग्जाम में अगर हम लोग बेलन नहीं बनाए तो बच्चे बनाने में कितना टाइम लगता है, देखिए तुरंत बन जा रहा है, ये देखिए बहुत ही स्केल की मदद से तुरंत आप ना 1 मिनट के अंदर में इसको क्या कर लेंगे, आप इसको आसानी से बना लेंगे, ठीक है। ये बन गया आपका बेलन, बहुत जल्दी बन गया ना, 1 मिनट भी नहीं लगा होगा बनाने में। तो बोला जा रहा है कि 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, तो आप यहाँ पर बोल सकते हो कि h बराबर 15 सेंटीमीटर। तो बोलोगे कि 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बच्चे देखिए वक्र पृष्ठ क्या होता है, मान लीजिए ना कि ये बेलन है, क्या है ये ना क्या है, बेलन है। तो ये देखिए जहाँ पर मैं टच कर रहा हूँ, ऊपर वाले पे नहीं टच कर रहा हूँ, इसको देखिए, ये जो पूरा जो सरफेस है ना, जो पूरा सतह है, ये सारा क्या है, बेलन का ये वक्र पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है, वक्र पृष्ठ कहलाता है। अगर मैं ऊपर वाले को भी टच कर लेता और यहाँ नीचे वाले को भी टच कर लेता ना, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है संपूर्ण पृष्ठ। ये है पूरा वक्र पृष्ठ, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये क्या है पूरा ये क्या है पूरा वक्र पृष्ठ है। तो बोला जा रहा है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है 660 वर्ग सेंटीमीटर। तो बोलोगे
कि दिया है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्या दिया क्षेत्रफल, 660 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है ना। देखिए तो हम लोग को ना याद रखना चाहिए कि वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो ये सूत्र होता है 2πr/h बराबर 660। देखिए 2 को तो 2 लिख दिए, पाई का मान होता है बच्चे 22/7, आर को आर लिख दिए, एच का मान है बच्चे 15 दिया हुआ है ना, 15 बराबर 660। आर को यहीं पर छोड़ देंगे, आर को क्या करेंगे, यहीं पर छोड़ देंगे, यहाँ है 660। देखिए ये सारे गुणे में हैं तो कहाँ आ गए, ये सारे आ गए भाग में, और ये क्या था, भाग में था, ये चढ़ गया गुणे में। अब थोड़ा खूनी खेल खेलते हैं। देखिए तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग को ना थोड़ा सा ना भाग आना चाहिए और यहाँ पर गुणा आना चाहिए, तभी आप इसको खेल पाओगे, नहीं तो आप खूनी खेल खेलने से हार जाओगे। देखिए तो 22 एकम 22, 22 तिया 66, तो 30 बार में ये कट गया। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, ये कट गया। 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये कट गया। तो कितना आ गया, तो बोलोगे कि आर बराबर आ गया 7 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या बोला जा रहा था, हमसे बोला जा रहा था कि बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। तो बोलोगे कि अतः बेलन के आधार की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर है, और ये क्या हो गया, आपका उत्तर हो गया। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग ऐसा ही प्रश्न जो सेट बी में आया है उसको हल करते हैं और समझते हैं। देखिए अब क्या है, प्रश्न 10वां है सेट बी में, और बोला जा रहा है कि एक बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो कुछ यही प्रश्न है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, एक बेलन बनाएंगे तुरंत, और ये बन गया बेलन। तुरंत बनाना है ना बेलन, स्केल की हेल्प से बनाएंगे तो आसानी से आप बना लेंगे 1 मिनट के अंदर ही। ठीक है, ऐसे करके ये बन गया बेलन। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि क्षेत्रफल इतना है यदि बेलन के आधार की त्रिज्या, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या r बराबर इस बार दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ठीक है ना, इतना दिया हुआ है। तो बच्चे अब हम लोग क्या करना है, बेलन की ऊंचाई याद करना है। तो पहले हम लोग बोलते हैं कि दिया है, जैसे इसमें बोले थे ना, सेम वैसे ही बोलेंगे। दिया है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्या दिया है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल दिया है 3696 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, जो क्षेत्रफल क्या होता है बेलन के वक्र पृष्ठ का, तो ये होता है 2πr/h बराबर 3696 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए तो अब यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, कुछ का मान रखते हैं। 2 का मान 2 हो गया, पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान इस बार दिया हुआ है, और एच का मान हम लोग को निकालना है। तो देखिए इस बार हम लोग क्या करेंगे, इस बार हम लोग एच को यहीं पर छोड़ देंगे, बोलेंगे तुम यहीं पर रहो। 3696, देखिए ये सारे गुणे में है, इधर आएंगे तो भाग में, 14 गुणे 22, और ये भाग में था, चले गया ये गुणे में। देखिए अब इसको कैसे काटेंगे, काटना आना चाहिए ना। तो बोलेंगे ना कि हाँ 7 एकम 7 दूनी, यहाँ बोलेंगे 11 के पहाड़े में 2 बार में आता है, 11 के पहाड़े में 11 तिया 33, 11 तिया 33, 11 छक्का 66। फिर 2 के पहाड़े में 1 बार में, 2 के पहाड़े में 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 अठे 16। फिर से 2 के पहाड़े में 1 बार में, 2 के पहाड़े में 2 अठे 16 और 2 चक्को 8। फिर 2 एकम 2, 2 चक्को 8, 2 दूनी। तो एच का मान कितना आ गया, एच का मान आ गया 42। तो एच बराबर आ गया 42 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा था कि बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो एच को क्या बोलते हैं, बेलन की ऊंचाई बोलते हैं। तो बोलोगे कि अतः बेलन की ऊंचाई एच बराबर 42 सेंटीमीटर है, और ये आपका आ गया उत्तर। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ऐसा ही प्रश्न जो सेट सी में आया है उसको हल करने की कोशिश करते हैं।
देखिए तो सेट सी में ना ये ना प्रश्न क्रमांक 9 में दिया हुआ है, बोला जा रहा है 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के, तो बेलन के तो पहले तो एक बेलन बनाइए जल्दी से, ठीक है। तो ऐसे करके ये बन गया बेलन, ठीक है। ऐसे करके बनाइएगा ना, स्केल की मदद से आप बनाइएगा और पेंसिल से बनाइएगा। आप ऐसे करके पेन से मत बना दीजिएगा उसको एग्ज़ाम में जा करके, ठीक है। पेंसिल की मदद से बनाइएगा। ये बन गया बेलन। बोला जा रहा है 14 सेंटीमीटर ऊंचाई, तो बोलोगे कि h बराबर 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बोलोगे कि दिया है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्या दिया हुआ है, दिया है 88 वर्ग सेंटीमीटर। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, कितना हो गया ये 88 हो गया। 2 को 2 लिख दिए, पाई का मान होता है 22/7, आर का मान हम लोग को नहीं दिया है और एच का मान दिया है 14, तो 14 लिख दिए बराबर 88। यहाँ पर क्या करेंगे, आर कहीं पर छोड़ देंगे, 88 को यहाँ, ये तीनों गुणे में हैं तो तीनों आ जाएंगे इधर भाग में, और ये भाग में है तो चले जाएगा यहाँ पर गुणे में। थोड़ा सा खूनी खेल खेलते हैं। तो बोला जा रहा है 22 एकम 22, 22 चौके 44, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, कट गया। तो यहाँ पर पूरा कट गया है, तो यहाँ पर आर का मान कितना आ गया है, आर का मान आ गया है 1 सेंटीमीटर। तो आप बोलोगे आर का मान है 1 सेंटीमीटर, तो हमको बोला है कि त्रिज्या ज्ञात करना है, तो बोलोगे कि अतः बेलन के आधार की त्रिज्या आर बराबर 1 सेंटीमीटर है, और ये आपका क्या है, उत्तर है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या कहते हैं, सेट 1 के प्रश्न को हल करते हैं आगे। देखिए ना, अब प्रश्न 8वां क्या बोला जा रहा है, सेट ए का प्रश्न 8वां है कि प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो औसत बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले तो समझिए कि प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है। प्राकृतिक संख्याएं होती है गिनती की संख्याएं, जो आप गिनती करते हो ना, 1 2 3 4 5 6 से लेकर के जाते हो आप अनंत तक, तो ये सारे को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। और प्राकृतिक संख्या शुरू कहाँ से होती है, तो ये शुरू होती है 1 से। तो आप बोलोगे कि प्रथम 9 प्राकृत संख्याएं, तो प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याएं क्या है, तो बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये क्या है, प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है। तो हमको निकालना है औसत। तो औसत का सूत्र क्या होता है, तो औसत बराबर कुल प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो देखिए कुल प्रेक्षणों का योग मतलब होता है धन, तो 1 धन 2 धन 3 धन 4 5 धन 6 धन 7 धन 8 धन 9 बटे कुल कितनी संख्याएं हैं, तो कुल है 9। अब इनको जोड़ना है ना, तो जोड़िए, थोड़ा दिमाग लगा करके जोड़िए, कैसे जोड़ेंगे, तो जरा ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 9 तो है, फिर 8 और 1 9, 7 और 2 9, 6 और 3 9, 5 और 4 9। तो 9 कितनी बार आया, देखिए 1 बार 9, 2 बार 9, 3 बार 9, 4 बार 9 और ये खुद 5वां, तो 9 पचे 45, कितना हो गया, 45 हो गया। या तो आप बोल दीजिए कि 5 बार कितना आया है, 9 आया है, और यहाँ पर 9, तो 9 से 9 कट गया, तो कितना आ गया, इसका औसत 5 आ गया। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो आप सिंपल सा क्या करिए, आप यहाँ इसको भूल जाइए कि यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर आप लिखिए, इन सबको जोड़ने के बाद कितना आया है, 45/9, 9 को भाग देंगे 45 से तो कितना आएगा, 5 आएगा उत्तर, ठीक है। तो आप बोलोगे कि अतः प्रथम 9 प्राकृत संख्याओं का औसत 5 प्राप्त
होता है और ये है उत्तर। चलिए, ऐसा ही प्रश्न जो सेट बी में आया है ना, कुछ इसी के जैसा है। चलिए उसको हल करते हैं। देखिए, सेट बी में ये भी प्रश्न 8वें नंबर पे ही है। तो बोलोगे कि प्रथम 9 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो अब तो हमको पता होना चाहिए कि सम संख्याएं होती कौन कौन सी है। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ऐसी संख्याओं को हम लोग सम संख्याएं कहते हैं। तो प्रथम 9 सम संख्याएं कौन कौन सी है। तो बोलोगे कि प्रथम 9 सम संख्याएं क्रमशः कौन कौन सी है। तो ये है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 18। ये क्या है, प्रथम 9 सम संख्याएं हैं। तो इनका औसत निकालना है। तो हम बोलेंगे कि औसत बराबर कुल प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है। तो देखिएगा ना बच्चे, यहाँ पर कुल प्रेक्षणों का योग मतलब इन सभी को जोड़ना है। तो 2 धन 4 धन 6 धन 8 धन 10 धन 12 धन 14 धन 16 धन 18 बटे कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब यहाँ पर भी अब दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग कैसे लगाएंगे, अगर आप जोड़ेंगे ना इसको ऐसे करके कि 2 धन 4 धन 6 धन से करके जोड़ेंगे ना तो बहुत टाइम लगेगा। थोड़ा दिमाग लगाइए कैसे जोड़ेंगे। देखिए, यहाँ देखिए ना, 16 और 2 18, 14 और 4 18, 12 और 6 18 और 8 और 10 18। तो देखिए 18 कितनी बार आया, तो 18 आया 5 बार। तो यहाँ पर है 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो 5 दूनी 10 इसका उत्तर। लेकिन अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आया तो क्या करिए, 18 18 18 18 को 5 बार जोड़ लीजिए। तो 18 18 18 को जोड़ेंगे ना तो 18 एकम 18, 18 36, 18 18 पचे 90। कितना होता है, 90 होता है। तो यहाँ पर जोड़ करके ये आ गया 90 और बटे में कितना है, 9 है। तो 9 एकम 9, 9 दहा में 90, तो कितना आ गया यहाँ पर 10 आ गया। वैसे ही यहाँ पर भी हल करेंगे ना कि 5 9 एकम 9, 9 पचे 45, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया, 10 आ गया। तो बोलोगे कि अतः प्रथम 9 सम संख्याओं का औसत 10 प्राप्त होता है। और ये क्या आ गया, ये आ गया आपका उत्तर। चलिए, अब ऐसा ही प्रश्न जो सेट सी में आया है उसको हल करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं। देखिए, अब अगला प्रश्न सेट सी में, मतलब यही प्रश्न जो है सेट सी में, ये क्वेश्चन नंबर 10 पे है, 10वें नंबर पे। इसमें बोला जा रहा है कि प्रथम 9 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो बच्चे देखिए ना, यहाँ पर था सम संख्याएं, यहाँ पर था विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। तो प्रथम 9 विषम संख्याएं कौन कौन सी है। तो बोलोगे कि प्रथम 9 विषम संख्याएं क्रमशः कौन कौन सी है। तो क्रमशः 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हाँ, कुल कितना हो गया, 9 हो गया ना। तो चलिए, तो प्रथम 9 विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो अब हम लोग बोलेंगे कि औसत बराबर होता है कुल प्रेक्षणों का योग बटे, यहाँ बच्चे यहाँ पर ना कुल आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या भी लिख सकते हैं आप लोग। कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो चलिए, इनका योग है तो इनको जोड़ते हैं। 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9, 11 धन 13 धन 15 धन 17 बटे 9। समझिएगा बच्चे, यहाँ पर क्या समझाना चाह रहे हैं, यहाँ पर समझाना ये चाह रहे हैं ना कि यहाँ पर कुछ रूल इस तरीके से काम करेगा ना कि
11 और 9 20, 13 और 7 20, 20 20 40, 15 और 5 20, 20 40 60, 17 और 3 20। तो देखिए ना 20 आया 4 बार, 20 चक्को 80, 80 और 1 81, क्या आ गया 81 आ गया। तो आप बोलोगे कि 81/9, और 9 एकम 9, 9 9 81, तो कितना आ गया 9 आ गया। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो बोलोगे कि अतः प्रथम 9 विषम संख्याओं का औसत 9 प्राप्त होता है, और ये आपका आ गया उत्तर। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न 8वां होता खत्म। अब देखिए, अब हम लोग सेट ए का प्रश्न 9वां को हल करते हैं। देखिए प्रश्न 9वां बोला जा रहा है कि वर्ग समीकरण x² धन 2x - 3 बराबर 0 में मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करिए। तो हम लोग इसको कैसे हल करते थे, आप लोगों ने शायद समझा होगा ना। मेरा अगर 2020 का ना आप लोगों ने सेट ABC देखा होगा ना, तो मैंने इसमें ना उसको ना बताया था इसमें कैसे हल करते थे। तो अगर जो नहीं देखा है वो उसके लिए फिर समझा रहा हूँ मैं एक बार। तो बोलोगे कि दिए गए वर्ग समीकरण x² धन 2x - 3 बराबर 0 की तुलना ax² धन bx धन c बराबर 0 से करने पर हम पाते हैं कि, क्या पाते हैं, हम पाते हैं a बराबर, b बराबर और c बराबर। देखिए क्या पाते हैं ना, तो कैसे तुलना करते हैं, तुलना करने के लिए फिर से बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या कहता हूँ, लिखते हैं ax² धन bx धन c बराबर 0, और जो समीकरण है उसको लिखते हैं x² धन 2x - 3 बराबर 0। देखिए x² से तुलना हो गया, तो a बराबर कितना हो जाएगा, तो सर यहाँ तो कुछ नहीं है, तो a बराबर कितना है 1 है। a बराबर कितना है यहाँ पर 1 है। x से तुलना हो गया, तो b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा 2। c बराबर कितना हो जाएगा -3। ठीक है, तो अब हम लोग बोलेंगे कि मूलों का योगफल बराबर, तो बोलोगे कि मूलों का योगफल बराबर होता है -b/a। तो माइनस है, b का मान कितना है 2 है, a का मान कितना है 1 है, तो -2/1 कितना होता है -2 ही होता है। तो ये आपका मूलों का योगफल आ गया। अब मूलों का गुणनफल, तो बोलोगे कि मूलों का गुणनफल, इसका सूत्र होता है c/a। c का मान कितना है -3/1 में 1 आ गया, तो -3/1 कितना होता है -3 ही होता है। तो बोलोगे कि अतः मूलों का योगफल ल है ना, ये योगफल व गुणनफल क्रमशः -2 व -3 है, और ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया उत्तर। ठीक है ना। चलिए अब ऐसा ही प्रश्न जो सेट बी में है उसको हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए सेम ऐसा ही प्रश्न सेट बी में ही प्रश्न 7वें नंबर पे दिया हुआ है, तो इसको हल करते हैं। तो इसको में भी वही बोलेंगे कि दिए गए समीकरण x² धन 5x - 2 बराबर 0 की तुलना ax² धन bx धन c बराबर 0 से करने पर हम पाते हैं कि, क्या पाते हैं, हम पाते हैं a बराबर, b बराबर और पाते हैं c बराबर। देखिए ना, तो जैसे यहाँ पर तुलना किया था वैसे ही यहाँ पर भी तुलना कर रहा हूँ, तो समझिएगा। यहाँ पर लिख रहा हूँ ax² धन bx धन c बराबर 0, और यहाँ पर है x² धन 5x - 2 बराबर 0। यहाँ पर देखिए x² का x² से तुलना हो गया, तो एक तुलना किससे होगा, यहाँ पर छुपे 1 से।
एक्स का एक्स से तुलना हो गया तो बी का तुलना होगा 5 से, सी का तुलना होगा -2 से। ये तुलना कर दिए तो अब बोलोगे मूलों का योगफल, मूलों का योगफल क्या सूत्र होता है, -b/a। माइनस है तो माइनस, b का मान है 5, a का मान है 1, तो -5/1 होता है -5। अब बोलोगे मूलों का गुणनफल, इसका सूत्र होता है c/a। c का मान है -2, a का मान है 1, -2/1 होता है -2, ठीक है ना। तो अब बोलोगे कि यहाँ पर कि अतः मूलों का योगफल एवं गुणनफल -5 व -2 क्रमशः, लिखिएगा ना, क्रमशः -2 प्राप्त होता है। और ये आ गया आपका उत्तर, ठीक है। चलिए अब हम लोग ऐसा ही प्रश्न जो सेट सी में है उसको हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये जो प्रश्न है ना सेट सी में वो 8वें नंबर पर है। तो इसमें भी बोला जा रहा है कि वर्ग समीकरण इतना में मूलों का योगफल व गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी वही लिखेंगे कि दिए गए समीकरण x² - 5x - 24 = 0 की तुलना ax² धन bx धन c = 0 से करने पर हम पाते हैं कि, क्या पाते हैं, a बराबर, b बराबर और c बराबर। तो देखिए ना, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर वैसे ही लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ax² धन bx धन c = 0 और यहाँ पर लिखेंगे x² - 5x - 24 = 0। तो देखिए ना, ये x² से तुलना हो गया तो a बराबर आ गया 1, x से तुलना हो गया तो b बराबर आ गया -5, c बराबर आ गया -24। हमको निकालना है मूलों का योगफल व गुणनफल निकालना है। तो हम बोलेंगे कि मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों का योगफल -b/a। तो माइनस है, b का मान क्या है -5 बटे a का मान क्या है 1 है, तो माइनस हो गया प्लस, और 1 तो नीचे में लिखते नहीं हैं तो इसका आंसर क्या आ गया 5 आ गया। दूसरा बोला जा रहा है मूलों का गुणनफल, तो बोलोगे कि मूलों का गुणनफल बराबर होता है c/a। c का मान कितना है -24, a का मान कितना है 1, तो -24/1 कितना होता है -24 ही होता है। तो यहाँ पर लिख दिया -24। तो बोलोगे कि अतः मूलों का योगफल एवं गुणनफल क्रमशः 5 व -24 प्राप्त होता है। और ये आ गया आपका उत्तर, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग जो लास्ट प्रश्न बचा हुआ है अब तीनों सेट का उसको हल करते हैं। तो हम लोग सेट ए का प्रश्न 10वां को हल करते हैं। देखिए अब आगे क्या बोला जा रहा है प्रश्न 10वां में सेट ए का, यदि x धन 5 अनुपाते 45 समानुपाते 1 अनुपाते 5 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ना बच्चे, आप लोगों को ना पढ़ाया गया है ना कि ना जब ना चार संख्याएं अनुपात में रहती है ना तो कैसे लिखते हैं इसको, तो इसको लिखेंगे x धन 5, अनुपात को लिखते हैं बटे, और यहाँ जाएगा 45, फिर यहाँ लिखेंगे समानुपात को लिखते हैं बराबर और 1/5, ठीक है ना। अब क्या करवाएंगे, यहाँ पर तिर्यक गुणा करवाएंगे। क्या करवाएंगे, तिर्यक गुणा, मतलब कि तिरछा गुणा करवाएंगे। तो 5 का गुणा करवाओगे x धन 5 के साथ और 1 का गुणा करवाओगे किसके साथ, 45 के साथ। तो 5 का x से गुणा करवाने पर 5 गुणे x, और 5 का 5 से गुणा करवाने पर 5 गुणे 5, और 45 एकम 45। 5 गुणे x होता है 5x,
पचम होता है 25, यहाँ 45 था ही, 5x को 5x लिख दिया, 45 को 45 प्लस 25 को लिख दिया -25, 5x को 5x, 45 में से 25 गया तो आता है 20, x को x छोड़ दिया, 20 को 20 लिख दिया, 5 यहाँ पर गुणे में था, यहाँ आया तो भाग में, 5 एकम 5, 5 को 20, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 4। तो अतः x का मान कितना है, तो बोलोगे कि अतः x का मान, अतः x का मान 4 प्राप्त होता है। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, सेट बी में ऐसा ही प्रश्न जो है उसको हल करते हैं। देखिए सेट बी में कुछ इसी तरीके से प्रश्न दिया हुआ है कि यदि x धन 4 अनुपाते 36 समानुपाते 1 अनुपाते 4 हो तो x का मान निकालना है। तो निकालिए वैसे ही, तो बोलोगे कि x धन 4 अनुपात के नीचे के लिए बटे का यूज़ करते हैं, बराबर 36 बराबर में 1/4 हो गया। ठीक है, तो अब तिरे गुणा यहाँ भी करवाएंगे, तो हम लोग क्या करवाएंगे, हम लोग यहाँ पर 4 का गुणा करवाएंगे x धन 4 के साथ और 1 का गुणा करवाएंगे 36 के साथ। तो 4 का गुणा करवाए x के साथ तो 4 गुणे x, धन 4 का 4 के साथ तो 4 गुणे 4 और 1 गुणे 36 कितना होता है, 36 होता है। अब 4 गुणे x हो गया 4x, 4 गुणे 4 हो गया 16 और बराबर 36। आगे देखिए यहाँ पर बोलेंगे 4 को यहीं पर छोड़ दो, ये हो गया 36 -16, तो ये हो गया 4x, 36 में से 16 जाएगा तो आएगा 20, तो x 20 गुणे में था, इधर आया तो भाग में, 4 एकम 4 पंचे, तो x बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। तो बोलोगे कि अतः x का मान 5 प्राप्त होता है। ये क्या हो गया, ये हो गया सेट बी का प्रश्न हल। चलिए अब सेट सी के प्रश्न को हल करते हैं। देखिए सेट सी में ये 7वें नंबर पर है, तो इसको हल करते हैं कि बोला जा रहा है कि यदि x धन 3 अनुपाते 27 समानुपाते 1 अनुपाते 3 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको भी ऐसे ही लिखेंगे x धन 3 अनुपात के लिए बटे का चिन्ह 27 है तो 27, समानुपात के लिए बराबर का चिन्ह, 1 के लिए 1, अनुपात के लिए बटे का चिन्ह और 3 है तो 3। आप करवाएंगे तिर्यक गुणा, तो हम लोग क्या करवाएंगे, 3 का गुणा करवाएंगे x धन 3 के साथ और 1 का गुणा करवाएंगे 27 के साथ। अगर हम लोग 3 का गुणा करवाते हैं x के साथ तो आ जाएगा 3 गुणे x, और 3 का करवाएंगे 3 के साथ तो आ जाएगा 3 गुणे 3, और 1 का 27 के साथ 27 आता है। 3 गुणे x होता है 3x, 3 तिया होता है 9 बराबर 27। एग्जाम में ना आप लोग ना साफ सुथरा बनाइएगा ना, तो एक एक लाइन छोड़ के बनाइएगा तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा आप लोगों का। ठीक है, और यहाँ पर 3x, यहाँ है 27 प्लस 9 है, इधर गया तो -9, तो यहाँ आ गया 3x, 27 में से 9 जाएगा तो आएगा 18, x को यहीं पर छोड़ दो, 18 है, 3 और x के बीच में, 4 और x के बीच में, 5 और x के बीच में, दोनों के बीच में गुणे गुणे का चिन्ह है सबके बीच में, तो हम क्या करेंगे, गुणा है तो भाग में ले जाएंगे, 3 एकम 3 छिका, तो x बराबर आ गया 6, तो x बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। तो बोलोगे कि अतः x का मान 6 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 से प्रश्न क्रमांक 10 तक का सारा हल सेट ए, सेट बी, सेट सी का होता है कंप्लीट।
आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा जो समझाया गया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है और मेरा मेहनत अच्छा लगता है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए। आगे आने वाले वीडियो में आपको क्या मिलेगा, आपको प्रश्न क्रमांक 11 से 18 तक के सॉल्यूशन का आपको पूरा आपको सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।